दोस्तों, बगैर किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के सिर्फ कागज और कलम की मदद से एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बेन लेवेरियर ने अंजाम दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन आखिर कैसे, आइए जानते हैं। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो फेमस फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन के सामने दरख्त से टूटकर जमीन पर गिरा था। और ये मंजर देखकर वो गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर सेब टूटकर नीचे क्यों आया, ऊपर या साइड पर क्यों नहीं गया। इसी वाक्य की बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, जिसके अकॉर्डिंग स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी और वो स्मॉल मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहा जाता है। यही ग्रेविटेशनल लॉ हमारी दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स पे भी अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सोलर सिस्टम की है। सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम प्लैनेट्स सूरज से छोटे हैं, इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक ख़ास ऑर्बिट में इसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ को ओबे करता हुआ ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ज़मीन, जो चांद से कई गुना बड़ी है, वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ चांद बेशक छोटा है, लेकिन कुछ न कुछ ग्रेविटी उसकी भी है। चांद की ग्रेविटी इतनी कम है कि वो अर्थ को अपने ऑर्बिट से हिला सके, लेकिन वो समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारी ज़मीन के गिर्द नहीं घूम रहा बल्कि रुका हुआ है, तो मालूम है इसका नतीजा क्या होगा। चंद घंटों में ही चांद हमारी ज़मीन से टकरा जाएगा। जी हाँ, जहाँ अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, वहाँ पर उसके ऑर्बिट करने की वजह से, गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो इसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से ही चांद अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इसी तरह से तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुई और ये साबित हुआ कि हमारी कायनात का सारा निज़ाम इस लॉ पर डिपेंड करता है। साल 1840 में सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था, हमारी अर्थ से 4 टाइम्स बड़ा। लेकिन इस प्लैनेट के ऑर्बिट में एक अजीब सी चीज़ नोटिस की गई। गड़बड़ ये थी कि ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को सही तरह ओबे नहीं कर रहा था और बजाय गोल घूमने के इधर उधर मूव करता था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको पूरा सोलर सिस्टम फॉलो कर रहा है, वहाँ पर एक प्लेनेट क्यों नहीं कर रहा। पूरे 60 साल तक दुनिया भर के साइंटिस्ट यूरेनस के इस अनोखे अमल पर परेशान रहे। उन्हीं में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बेन ले वेरियर भी थे, जो सारी सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते थे। लेकिन उनकी समझ से भी बाहर था। वेरियर का कहना था कि ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है कि जिस पॉइंट पर यूरेनस अपने ऑर्बिट से निकलकर ऊपर नीचे मूव करता है, वहाँ उसके करीब कोई बहुत बड़ा मैस या प्लेनेट हो। लेकिन मसला तो ये था कि किसी को भी उसके आसपास कोई प्लेनेट नज़र नहीं आ रहा था। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में कोई चीज़ मिसिंग है, या शायद ये लॉ ही गलत है। वेरियर, जिन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी में गुजारी थी, वो अपनी बात पर डटे रहे और कहा कि ग्रेविटेशनल लॉ बिल्कुल सही है और यूरेनस को कोई प्लैनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को वेरियर मामूल के मुताबिक दोबारा आसमान की तरफ देखकर गहरी सोच में मुब्तला थे। अभी उन्होंने एक कागज़ उठाया और लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने में मसरूफ़ हो गए। और जब कैलकुलेशंस का रिजल्ट आया तो उन्होंने यूरेनस के पास पिन पॉइंट लोकेशन की निशानदही की। उनका कहना था कि इस पॉइंट पर ज़रूर कोई दूसरा प्लेनेट है। वेरियर ने उस प्लेनेट का मैस भी कैलकुलेट कर लिया और काफ़ी एस्ट्रोनॉमर्स ने वेरियर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरेनस के करीब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था। उन्होंने ये डिटेल्स उस वक्त की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेज दी और उनसे रिक्वेस्ट की कि यूरेनस के करीब ताकतवर टेलीस्कोप से देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर गॉटफ्रीड गेल ने जब आसमान के उस खास हिस्से में देखा तो उनको भी अंधेरे के सिवा कुछ ना दिखा। लेकिन जब थोड़ा मजीद फोकस किया गया तो वाकई ठीक वेरियर की बताई हुई जगह पर एक नीला सैयारा तैर रहा था।
और इसका साइज यूरेनस जितना था, यानी इसमें अर्थ जितनी 4 प्लैनेट्स फिट आ सकती हैं। पेरियर की प्रिडिक्शन और कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट थी। सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट डिस्कवर किया जा चुका था, जिसको हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून पहला ऐसा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के बजाय मैथ के फॉर्मूलाज, एक पेपर और कलम की मदद से डिस्कवर किया गया। 1989 में नासा के 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार नेपच्यून के पास से गुजारे गए। 3000 मील दूर से इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून की कई फोटोज कैप्चर की। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर और आखिरी प्लेनेट है। वेरियर जो अब जिंदा तो नहीं है, लेकिन पेरिस में उनकी कब्र पर नेपच्यून का एक लोगो लगाया गया ताकि उनको हमेशा याद रखा जा सके।